नमस्कार। तो आज के लेक्चर में आज का जो टॉपिक है वो है जो लास्ट लेक्चर में जो बचे हुए डाइटरी पैटर्न्स थे वो कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। जैसे देखो, लास्ट लेक्चर में हमने 3-4 जो है डाइटरी पैटर्न्स कंप्लीट किए हैं। आज के लेक्चर में पेस्को वेजिटेरियन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट, इंटरमिटेंट डाइट एंड नॉर्डियक डाइट देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, इन्फ्लामेटरी फूड, इंस्टेंट फूड एंड कंसेप्ट ऑफ स्लो फूड एंड फास्ट फूड देखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग आहार के जो डाइटरी पैटर्न्स होते हैं, है ना, आहार के जो अलग अलग पैटर्न्स बताए हैं कि कौन से एरिया में किस तरह का आहार सेवन किया जाता है, या फिर प्लांट बेस्ड डाइट है ना, वेजिटेरियन, उसके अलग अलग प्रकार, तो वो सारी चीजें जो है वो देखेंगे। ठीक है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है पेस्को वेजिटेरियन डाइट। ठीक है। तो इसमें देखो, पेस्को मतलब होता है फिश। ठीक है। नाउ पेस्को वेजिटेरियन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अ डाइट इंक्लूड्स फिश एंड सी फूड with other vegetarian diet and may or may not include animal products like milk products and eggs is called as pesco vegetarian diet, या फिर इसको pescatarian diet भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखो, और क्या बोला है, अदर एनिमल मीट इज एक्सक्लूडेड इन पेस्को वेजिटेरियन डाइट विच मीन्स ओनली फ्लैश इन पेस्को वेजिटेरियन डाइट इज सी फूड। ठीक है। तो देखो, अब ये ना हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में वीगन वेजिटेरियन डाइट की 3 प्रकार देखे थे, है ना। पहला था वीगन, दूसरा था लैक्टो वेजिटेरियन, तीसरा था ओवो लैक्टो वेजिटेरियन। तो उसी में वेजिटेरियन में एक और टाइप आता है पेस्को वेजिटेरियन। ठीक है। तो वीगन क्या है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट का सेवन नहीं करता है। फिर लैक्टो वेजिटेरियन क्या है, सिर्फ दूध या फिर दूध से बने चीजों का सेवन करता है। ठीक है। फिर आता है ओवो लैक्टो, तो इसमें एक और दूध का सेवन किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह का एनिमल का फ्लेश नहीं कंज्यूम किया जाता है, यानी कि फिश का भी कंज्यूमशन नहीं होता है। ठीक है। और जो चौथा है वो है, जो आज देख रहे हैं, वो है पेस्का वेजिटेरियन। ठीक है। तो इसमें फिश का कंजम्पशन किया जाता है, लेकिन देखो अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स भी जो है वो ऑप्शनल होते हैं। मतलब फिश का सेवन तो करता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति या फिर इस डाइटरी पैटर्न में मिल्क प्रोडक्ट तथा एग्स को कंज्यूम ना किया जाए। ठीक है। कभी कभी करते भी है और कभी कभी नहीं करते हैं। ठीक है। तो मे और मे नॉट इंक्लूड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। ठीक है। लेकिन एक चीज जो इसमें स्ट्रिक्टली बताई गई है वो है कि अदर एनिमल मीट इज एक्सक्लूडेड इन पेस्काटेरियन डाइट और पेस्को वेजिटेरियन डाइट। ठीक है। तो देखो, अब ये इसमें ये थोड़ा सा अलग है, अलग बाकी डाइटरी पैटर्न से। तो ये क्या है, पेस्का वेजिटेरियन डाइट में द डाइट विच इंक्लूड्स कंजम्पशन ऑफ फिश एंड सी फूड, ठीक है, विथ अदर वेजिटेरियन डाइट, इट मे और मे नॉट इंक्लूड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स, बट एनिमल मीट इज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड। अदर एनिमल मीट जैसे कि अभी इसमें बकरी का मांस वगैरह सेवन नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या सेवन किया जा सकता है, फिश सेवन किया जाएगा, सी फूड बाकी के सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स जो है वो ओकेजनली, मतलब वो वहाँ का डाइटरी पैटर्न जिस तरह का है, या फिर इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्ट एंड एग्स के बारे में ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन फिश और सी फूड के अलावा दूसरे किसी भी पशु का मांस जो है वो सेवन नहीं किया जाता है। ठीक है। समझ में आ गया पेस्का वेजिटेरियन डाइट क्या होता है। तो इस तरह से इसमें ये एक तरह का वेजिटेरियन डाइट है जिसमें फिश का कंजम्पशन किया जाता है। अभी देखो, जो कोस्टल रीजन में रहते हैं या फिर जो आइलैंड पर रहते हैं, तो वहां पे फिश ही मेन उनका स्टेपल फूड होता है, क्योंकि वो फिश ही उन्हें अवेलेबल होती है। तो ये जो पेस्का वेजिटेरियन डाइट है वो जनरली हमें इस तरह के कोस्टल रीजन या फिर आइलैंड जहाँ पे फिशेस या फिर सी फूड भरपूर मात्रा में मिलती है, या फिर वहां पे सी फूड ही एकमेव आहार का जो है वो स्रोत होता है। ठीक है। तो ऐसी जगहों पे पेस्का वेजिटेरियन डाइट हमें देखने को मिलती है। तो वहां पे क्या होता है, सी फूड का इस्तेमाल किया जाता है, सी फूड को कंज्यूम किया जाता है। फिर सी फूड में फिश, प्रॉन्स वगैरह कुछ भी। ठीक है। लेकिन इनके अलावा, मतलब समुद्र में मिलने वाले पशुओं के अलावा जो धरती पर रहते हैं, जैसे अभी बकरी हो गई है ना, ऑक्स या फिर चिकन, है ना,
तो मुर्गी वगैरह, तो ये सारा जो है वो उनका फ्लेश जो है वो सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पेस्का वेजिटेरियन डाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, food included in pesco vegetarian diet includes grains, legumes, fish, milk and milk products, vegetables, nuts and seeds, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ग्रेन्स लेग्यूम्स जैसे वेजिटेरियन में होते हैं जनरली, फिश एक एक्स्ट्रा होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ये पर्सन टू पर्सन वैरी भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है इसके हेल्थ इफेक्ट, है ना, हेल्थ इफेक्ट ऑफ पेस्को वेजिटेरियन डाइट। इट लोवर्स द रिस्क ऑफ कार्डियक डिसीज, कैंसर, है ना, कार्डियक डिसीज को कम करता है, कैंसर की रिस्क को कम करता है। देखो फिश जो है ना, फिश में फैट सोलुबल विटामिन बहुत अच्छे क्वांटिटी तथा अच्छी मात्रा में भी पाए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी में भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिश का कंजम्पशन होता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी नहीं होता है, तो इस वजह से कार्डियक डिसीज या फिर कैंसर जैसे जो हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। अब आता है रिस्क, है ना, रिस्क फैक्टर भी होता है पेस्को वेजिटेरियन में, दैट इज मर्क्यूरी फ्रॉम द फिश कैन बी कंज्यूम्ड इन द हाई क्वांटिटी। तो मर्क्यूरी जो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में या फिर बहुत चाहिए ही नहीं होती है, तो वो जो है वो हमारे शरीर में फिश के द्वारा जा सकती है अगर कोई पेस्का वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करता है, ठीक है। तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन बाकी इसके ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट देखे तो वो अच्छे होते हैं, क्योंकि फिश जो है वो न्यूट्रिएंट से भरा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया पेस्का वेजिटेरियन डाइट, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट डाइट का प्रकार है प्लांट बेस्ड डाइट। तो प्लांट बेस्ड डाइट की WHO ने डेफिनेशन दी है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO डिफाइंड प्लांट बेस्ड डाइट एज प्लांट बेस्ड डाइट constitute a diverse range of dietary patterns that emphasize foods derived from plant sources coupled with lower consumption or exclusion of animal products। तो प्लांट बेस्ड डाइट ये एक तरह का डाइटरी पैटर्न है जिसका WHO ने डेफिनेशन दिया है, ठीक है। तो WHO ने क्या कहा है कि प्लांट बेस्ड डाइट एक ऐसा डाइट होता है विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ डाइवर्स variety of dietary patterns which include foods derived from plant sources, है ना। तो प्लांट बेस्ड डाइट में क्या होगा, तो प्लांट्स के सोर्स से जो भी फूड प्राप्त होता है ना, प्लांट अभी वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, है ना। तो वैरायटी ऑफ मतलब एक डाइवर्स रेंज हमें प्राप्त होती है प्लांट सोर्सेस से, ठीक है। तो ये सारे ही जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, फूड डाइवर्सिटी, उन सभी चीजों को प्लांट बेस्ड डाइट में इंक्लूड किया जाता है जो प्लांट सोर्स से प्राप्त होती है। और अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी लोअर कंजम्पशन अलाउडेड हो या फिर कभी कभी एक्सक्लूजन भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब क्या है, देखो प्लांट बेस्ड डाइट क्या होता है, तो ज्यादा मात्रा में वैसे तो डाइवर्स रेंज ऑफ डाइटरी पैटर्न दैट एम्फेसाइज फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स, है ना। तो ज्यादा मात्रा में प्लांट सोर्सेस से प्राप्त फूड होता है, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट जो है वो लो मात्रा में, है ना, लोअर कंजम्पशन या फिर एक्सक्लूजन भी देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो वो होता है प्लांट बेस्ड डाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जांपल्स, प्लांट बेस्ड डाइट के एग्जांपल्स, जैसे कि ओवो लैक्टो वेजिटेरियन। तो यहाँ पे वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड भी है और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है ना। तो ओवो लैक्टो वेजिटेरियन, पेस्का वेजिटेरियन, लैक्टो वेजिटेरियन, इनमें लोअर कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स होता है, और वीगन में बिल्कुल ही एनिमल एक्सक्लूजन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो इस तरह से प्लांट बेस्ड डाइट का अगर आप बात करते हैं तो उसमें लो कंजप्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन आप अगर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन या फिर वीगन की बात करते हैं तब उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही होते हैं, वहां पे फिर एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट क्या कहा गया है, प्लांट बेस्ड डाइट इंक्लूड्स ग्रेन्स, nuts, legumes, fruits, vegetables, oil seeds. It is not to be vegan or vegetarian.
since includes low consumption और exclusion of animal products। तो देखो प्लांट बेस्ड डाइट में ना, अगर कोई कहता है कि मैं प्लांट बेस्ड डाइटरी पैटर्न को फॉलो करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है या फिर वीगन है ना, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि वो लैक्टो है, पेस्को है, लैक्टो वेजिटेरियन है, ठीक है। तो मतलब प्लांट बेस्ड में क्या होता है कि मतलब प्लांट सोर्स से जो फूड प्राप्त होता है तो वो ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाता है, और एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं उनको या तो लो कंजम्पशन होता है या फिर कुछ जो है वो एक्सक्लूजन भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया प्लांट बेस्ड डाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डाइट का प्रकार है इंटरमिटेंट डाइट। तो इट इज अ डाइटरी प्रैक्टिस विच इंक्लूड स्विचिंग टू फास्टिंग एंड ईटिंग ऑन रेगुलर शेड्यूल, ठीक है। तो हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग देखी थी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बीच बीच में जब डाइट सेवन किया जाता है ना, आहार ग्रहण किया जाता है, तो उसी को इंटरमिटेंट डाइट कहा जाता है, ठीक है। तो इंटरमिटेंट डाइट में क्या होता है, यहाँ पे टाइम जो है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब अल्टरनेट फास्टिंग होती है, तो अल्टरनेट डाइटिंग, अल्टरनेट डे पे आहार करेगा, ठीक है। तो इन दिस डाइटरी प्रैक्टिस इट इंक्लूड्स स्विचिंग टू फास्टिंग एंड ईटिंग ऑन रेगुलर शेड्यूल डाइट कंज्यूम्ड इन इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब क्या है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में डाइट कंज्यूम करते हैं उसी को इंटरमिटेंट डाइट कहा जाता है, ठीक है। इंटरमिटेंट डाइट डील्स विद द टाइम ऑफ हैविंग फूड एंड फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट डाइट में क्या होता है, इसमें ऐसा कोई डाइटरी पैटर्न मतलब उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए ये चीज मैटर नहीं करती है। इंटरमिटेंट डाइट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो टाइम मैटर करता है ना, कि कौन से टाइम को आप आहार सेवन कर रहे हैं और कौन से टाइम को फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इंटरमिटेंट डाइटिंग जो है वो अदर डाइट के मुकाबले थोड़ी सी अलग है ना, क्योंकि इसमें टाइम के ऊपर फोकस किया गया है, ना कि डाइट में क्या इंक्लूड है ना, ठीक है। समझ में आ गया। और बाकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लेक्चर में हमने उसको डिटेलली देखा है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नॉर्डिक डाइटिंग। तो नॉर्डिया या फिर नॉर्डिक, ठीक है। तो इट इज आल्सो नोन एज एनडी डाइट। नाउ इट इज अ डाइटरी practice that includes traditional food consumed in Nordic regions like northern यूरोप, ठीक है। तो नॉर्दर्न यूरोप में जो भी डाइट यूज किया जाता है, जो भी डाइटरी प्रैक्टिस होती है, मतलब वहाँ के ट्रेडिशनल फूड वगैरह, ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग, उनका जो भी उनका किस तरह से कंजम्पशन किया जाता है, तो उन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, नॉर्डिक डाइटरी पैटर्न, ठीक है। समझ में आ गया। अब न, इस एनडी डाइट में क्या होता है, तो एनडी डाइट इंक्लूड्स लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, आलमंड्स, बार्ली, ओट्स, फैटी फिशेस, फॉर एग्जांपल सैल्मन। तो यहाँ पे देखो वाइड रिच वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट बेस्ड ओरिजिन है ना। साथ ही साथ लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड किया जाता है, मतलब फुल फैट मिल्क वगैरह यूज नहीं करेंगे, जिसमें लो फैट है वो यूज करेंगे, ठीक है। उनके अलावा ऑयल सीड्स जैसे कि आलमंड्स से सेवन किया जाता है, फिर बार्ली, ओट एंड फैटी फिशेस भी जो है वो उनका सेवन किया जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये एक तरह से पेस्काटेरियन डाइट भी होता है और लैक्टो डाइट भी है, ठीक है। एग्स के बारे में ऐसा कुछ इस यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया नॉर्डिक डाइट, ठीक है। नॉर्डिक डाइट में क्या होता है, नॉर्डिक डाइट उसको कहा जाता है जो कि नॉर्थ यूरोप में जो ट्रेडिशनल फूड है ना, तो वहाँ की जो ट्रेडिशनल डाइटरी प्रैक्टिस है उसको नॉर्डिक डाइट कहा जाता है, जिसमें फैटी फिशेस का इंक्लूड किया जाता है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का उनको कंज्यूम किया जाता है, और हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज नहीं किया जाता है। मतलब समझो कि हाई फैट फुल क्रीम मिल्क या फिर चीज वगैरह भी जो है वो उसमें कम कंज्यूम की जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट हम ये देखेंगे कि पहले ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्गेनिक फूड, देन आफ्टरवर्ड्स वी विल सी अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फूड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फूड का एक और सिनोनिम या फिर एक और पर्यायवाची नाम क्या है, तो इकोलॉजिकल फूड और बायोलॉजिकल फूड, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ these foods are produced with standards of organic farming, that is holistic agriculture practices.
They are typically not produced by irradiation, industrial solvents और synthetic additives. तो ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? पहला ये है कि ऑर्गेनिक फूड इज प्रोड्यूस्ड विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो जो होलिस्टिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है ना, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, मतलब क्या है कि खेत में जो भी धान्य उगाया जाता है उनको ऑर्गेनिक फूड हम कह सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें क्या नहीं होता है? तो दे आर नॉट टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय कोई भी रेडिएशन, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, सिंथेटिक्स, फूड एडिटिव्स, है ना, कोई भी उसमें प्रोसेसिंग नहीं की जाती है. तो नेचुरली जो प्राप्त होते हैं ना, लाइक नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स, है ना, तो वो होता है ऑर्गेनिक फूड. देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल, और इट हेल्प्स, इट प्रिवेंट्स द harm to ecosystem, so it is also called as ecological फूड. ठीक है, तो ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? कोई भी ऐसा फूड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से बनाया गया है, जिसमें रेडिएशन की टेक्निक, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स की टेक्निक, सिंथेटिक एडिटिव्स की टेक्निक, प्रिजर्वेटिव वगैरह कुछ भी नहीं किया है, मतलब उनमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड ऐसी कोई चीज नहीं होती है. तो ये क्या होता है? इट इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोड्यूस्ड विद नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, समझ में आ गया ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? अब देखते हैं उसका इम्पोर्टेंस. तो उसका इम्पोर्टेंस मतलब हेल्थ के ऊपर भी होता है और एनवायरमेंट के ऊपर भी होता है. ठीक है, तो उसका नाम, एक नाम इकोलॉजिकल फूड भी है, तो एनवायरमेंट पे तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होगा ही. ठीक है, तो एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट होता है? कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड हैज निगेटिव इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल हेल्थ एंड अंडरग्राउंड वाटर, which is minimized or avoided in organic farming, imposing no threat to ecosystem. तो अब इसमें क्या किया जाता है? होलिस्टिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के द्वारा ऑर्गेनिक फूड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, तो इसीलिए इसका एनवायरमेंट में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है. लेकिन देखो, नाउ कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड हैज निगेटिव इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, है ना. तो जो कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड है, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग की जाती है. ठीक है, मतलब जैसे कि कोई जैसे भी समझो हाई इनपुट के लिए, या फिर ज्यादा कमाने के लिए, या फिर ज्यादा जो फूड ग्रेन्स है उसको बनाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करना, या फिर जेनेटिकली अल्टर करके कुछ यूज करना, है ना. तो कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या होता है? जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एनवायरमेंट के लिए हेल्दी होता है, ऐसा कुछ यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गोल क्या होता है? तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, या फिर ज्यादा से ज्यादा इनपुट कमाने का. ठीक है, तो इसीलिए कन्वेंशनल फार्मिंग में मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो मॉडर्न इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए कन्वेंशनल फार्मिंग क्या करती है? इनपुट तो अच्छा देती है, मतलब जो इन्वेस्ट पैसे तो प्रॉफिट तो ज्यादा देती है, लेकिन एनवायरमेंट में उसका निगेटिव इफेक्ट होता है. ठीक है, जैसे कि इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल का हेल्थ, क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह यूज करने की वजह से, है ना, एंड अंडरग्राउंड वाटर, तो इन सारी चीजों पे निगेटिव इफेक्ट होता है. इन सारी के, जैसे इकोसिस्टम की हेल्थ बिगड़ने लगती है, सॉइल की हेल्थ बिगड़ने लगती है, अंडरग्राउंड वाटर कम होने लगता है, बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होने लगती है ना. तो ये सारी चीजें जो है वो कन्वेंशनल फार्मिंग में हमें देखने को मिलती है, जो कि ऑर्गेनिक फूड में या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिनिमाइज्ड होती है, या फिर पूरी तरह से अवॉइड भी की जा सकती है. ठीक है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से इकोसिस्टम को कोई भी थ्रेट नहीं होता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से ऑर्गेनिक फूड प्राप्त होता है. तो ऑर्गेनिक फूड अगर कोई कंज्यूम करता है ना, अगर ऑर्गेनिक फूड कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाए, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से एनवायरमेंट जो है उसका हेल्थ बना रहता है. ठीक है, और हमें पता है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब इकोसिस्टम का हेल्थ, एनवायरमेंट का हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी का हेल्थ किसी ना किसी तरह से ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट दिखाता ही है. ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक फूड या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है? भले ही उससे बहुत ज्यादा प्रमाण में प्रॉफिट ना मिले, लेकिन उसकी वजह से इकोसिस्टम को कोई थ्रेट नहीं होता है. ठीक है, समझ में आ गया? और देखो, पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन इकोसिस्टम को अगर खराब हो जाए, है ना, उसमें अगर इम्बैलेंस आ जाए, तो उसको बार बार जो है उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं ना. इकोसिस्टम खराब होने की वजह से फिर सभी चीजों पे हमें असर देखने को मिल सकता है. ठीक है,
समझ में आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहला इंपॉर्टेंस, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, कि उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फूड डज नॉट इम्पोज एनी थ्रेट टू इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल हेल्थ एंड अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्थ पर्सपेक्टिव। तो हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है उसका, कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मिनिमाइजेस एक्सपोजर टू टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स। तो ऑर्गेनिक फूड में टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो इस वजह से जो भी ऑर्गेनिक फूड है उसके ऊपर भी टॉक्सिक पेस्टिसाइड नहीं आएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी कंज्यूमर होता है उसका और टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर क्या होगा, इट विल बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया है मतलब उसके फूड में भी पेस्टिसाइड्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, तो इसकी वजह से एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स विल बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया है, सेकंड जो बताते हैं कि सम स्टडीज सजेस्ट reduced incidence of metabolic syndromes, एलर्जी, है ना, तो कुछ ऐसे स्टडीज है जिसमें ये देखने को मिला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से एलर्जी कम हो देखने को मिलती है, या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कम मात्रा में, या फिर उसकी रिस्क जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरी जो चीज बताई है वो है इट इज हेल्पफुल इन लोअरिंग रिस्क ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमा। तो इस तरह से अलग अलग जैसे ओवरवेट, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एलर्जी, नॉट हॉटकिन लिम्फोमा, है ना, तो इस ऐसे बहुत सारे डिसीज में जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फूड लाभदायी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। Consumption of organic fruits and vegetables reduces risk of preeclampsia in pregnancy, है ना, देखो प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्पशिया देखने को मिलता है, तो अगर प्रेगनेंसी में ऑर्गेनिक फूड्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन किया जाए तो उसकी वजह से देखो पहली तो ये भी चीज होती है कि पेस्टिसाइड्स वगैरह उसका एक्सपोजर नहीं होता है ना, तो इस वजह से भी क्या होता है कि प्रीक्लैम्पशिया जो प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ती है उसका रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ऑर्गेनिक डाइटरी प्रोडक्ट्स reduces the risk of eczema in infants। तो जो इन्फेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी जो है वो ऑर्गेनिक फूड का सेवन करने की वजह से एक्जिमा की रिस्क जो है वो कम हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फूड यानी कि जिसे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल होलिस्टिक एग्रीकल्चरल मेथड्स के द्वारा किया जाता है ना, वहाँ पे कोई पेस्टिसाइड्स, कोई इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोसेसिंग या फिर किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो वहां से जो फूड बनता है उसको ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है। और ऑर्गेनिक फूड कैसा होता है, इट इज फ्री फ्रॉम टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स। तो इस वजह से जो व्यक्ति सेवन करने वाला होता है उसमें पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स, है ना, पोल्यूटेड जो है वो कंटेमिनेटेड ऑर्गेनिक फूड इस तरह से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ऑर्गेनिक फूड इज ओवरऑल हेल्थी डाइटरी प्रैक्टिस एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फूड। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो इसीलिए ऑर्गेनिक फूड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और उसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इज आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड और बायो इंजीनियर फूड। ठीक है, तो इसको एक और नाम क्या दिया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड और बायो इंजीनियर्ड फूड। तो इसमें क्या होता है, जो जीन के म्यूटेशंस वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो है वो इनकी ब्रीडिंग हाइब्रिड बना के अलग अलग फूड, मतलब जो फूड में जो क्वालिटी होती है उसको और ज्यादा एनहांस करने के लिए इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, नाउ WHO डिफाइंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एज food products from or using genetically modified organisms are often referred to as genetically modified foods। ठीक है, तो ये GM आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, फूड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम और यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो क्या करते हैं, फूड को कल्टीवेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करके उनका फूड प्रोडक्शन में यूज किया जाता है ना, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है,
तो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करके जिस फूड को प्रोड्यूस किया जाता है उसको कहा जाता है जीएम फूड्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो है, आगे क्या बताया है, GM food that is genetically modified food is produced from organisms that are genetically modified by introducing changes in their DNA using genetic engineering techniques, for example selective mutation breeding। ठीक है, तो अब ये जो फूड बनाया जाता है, मतलब ये जो डाइट बनाया जाता है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। GM food is produced from organisms that are modified genetically। तो ये जेनेटिकली किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है ऑर्गेनिज्म, तो उनका जो डीएनए होता है ना, इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन देयर डीएनए। तो कुछ ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है, ठीक है, समझो ये उसका डीएनए है, तो हमें यहाँ पे समझो अभी कोई उसके एक डीएनए के कोई एक पार्ट को क्या करेंगे, उसको सेलेक्टिव म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये एक तरह से एक एग्जाम्पल बताया। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग टेक्निक होते हैं जिनके द्वारा उनके डीएनए में नई क्वालिटी डाली जाती है। ठीक है, और ये इस डीएनए मतलब इस मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है वो ऑर्गेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में सिर्फ इतना है, इतनी चीज समझनी है कि ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई पहले किसको किया जाता है, तो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, उसके डीएनए में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, है ना, उसके डीएनए में ब्रीडिंग जैसी म्यूटेशन, है ना, ऐसे कुछ सेलेक्टिव, मतलब हमें जहाँ पे चाहिए वहीं पे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टेक्निक्स यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज करके ऑर्गेनिज्म में पहले जेनेटिकली उसका जो डीएनए है वो मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर वो जो मॉडिफाइड डीएनए वाला ऑर्गेनिज्म है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिज्म से जो भी फूड बनेगा उस फूड को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब इसका क्या एडवांटेज होता है। देखो ये कोई अपने आप नेचुरली आने वाला है क्या, नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती से, मतलब हम अपने इसके लिए, प्रॉफिट के लिए, है ना, क्या कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है वो चेंज कर रहे हैं ना। तो अब अगर हम इस डीएनए को चेंज कर रहे हैं तो मतलब क्या है, ये कोई नेचुरल फिनोमेनन नहीं है ना, ये क्या है, कोई एक आर्टिफिशियल फिनोमेनन है। ठीक है, तो जो कोई भी आर्टिफिशियल फिनोमेनन होता है ना, तो इसमें क्या होता है, कोई ना कोई अच्छा, मतलब डिमेरिट एंड डिमेरिट, है ना, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं और कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लस पॉइंट देखते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, है ना। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ये क्यों कर किया जाता है। ठीक है, तो जीएम फूड सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट। तो सबसे पहले क्या है, देखो, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है या फिर जो एनवायरमेंट होता है, मतलब देखो अगर नेचुरली हमें किसी फूड को ग्रो करना है ना, तो उसके लिए वेदर के कंडीशन अच्छे चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छा चाहिए, सैंड अच्छी चाहिए, है ना, उसका सारा जो सब एनवायरमेंट या फिर सराउंडिंग होता है वो अच्छा चाहिए, उसके लिए फेवरेबल चाहिए, है ना। और अगर उसको ऐसा फेवरेबल क्लाइमेट या फिर फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं मिलता है तो वो फसल उगेगी क्या, नहीं उगेगी, फसल खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जीएम फूड है, इट सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट। तो अगर इसको भले ही इसको अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिले, है ना, अनफेवरेबल चीजें भी अगर मिलती है तब भी ये खुद को सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला बेनिफिट या फिर पहला मेरिट क्या है, तो पहला एडवांटेज ये है कि जीएम food survives in extreme environments, that is GM food can be cultivated in unfavorable climatic conditions and quality and yield of GM food is improved। तो unfavorable climatic conditions में भी जो है इसकी GM food की quality and प्रोडक्टिविटी जो है वो yield, मतलब प्रोड्यूस कितना हुआ है ना, तो वो क्या है, वो अच्छी या फिर इम्प्रूव देखने को मिलती है हमें। ठीक है, समझ में आया।
तो देखो जो जीएम फूड है मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, अब ये हमने अपने मतलब ये आर्टिफिशियली बनाया है ना इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी अगर हो, है ना, बारिश अच्छे से ना हुई, सैंड में कुछ पोल्यूशन है ना, तब भी जो है वो जीएम फूड ग्रो होता है, मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और उसका यील्ड यानी कि कितनी मात्रा में वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या बताया है? एनहांसेस लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट। नाउ सर्टन न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड हेल्थ प्रमोटिंग केमिकल्स can be concentrated in foods. For example, golden rice produces provitamin A. तो देखो अब क्या करेंगे, हम इसको जेनेटिकली जब मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे हम इसकी न्यूट्रिशनल लेवल जो है उसको बढ़ा सकते हैं ना, उसमें जो न्यूट्रिएंट नहीं भी मिलते हैं या फिर कम मात्रा में मिलते हैं उनको हम एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो जो फूड तैयार होगा वो उस न्यूट्रिएंट को भी तैयार कर पाएगा, इतनी क्वालिटी उसकी ऐसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी वो जो क्रॉप है वो डेवलप हो पाएगा। दूसरा है एनहांसेस लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका एग्जांपल उन्होंने दिया है, जैसे गोल्डन राइस प्रोड्यूसेस प्रो विटामिन ए। तो जो गोल्डन राइस है ना, तो नॉर्मली राइस में विटामिन ए जो है वो हमें उतना मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये जो गोल्डन राइस है इसमें क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करके प्रो विटामिन ए जो है वो प्रोड्यूस करने को लगाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि विटामिन ए का सोर्स हमें गोल्डन राइस में मिल गया। तो इसीलिए दूसरा जो बेनिफिट है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का, तो वो है कि इट एनहांसेस लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसका नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं, थेरापेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पिनच, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो can produce substance that stimulate immune system against specific pathogens। तो देखो इसको ना सिर्फ आहार के लिए है ना सिर्फ आहार में या फिर न्यूट्रिशन के लिए, बल्कि थेरापेटिक इफेक्ट के दिखाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो, स्पिनच और टोमेटोज पे उन्होंने जो है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। तो ये क्या करते हैं, उनको इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है कि जब उनका सेवन किया जाए, है ना, जब कोई आहार ग्रहण करता है इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो, स्पिनच, टोमेटो का, तो उसकी इम्यून सिस्टम क्या करती है, स्पेसिफिक पैथोजेंस के खिलाफ लड़ने को सशक्त होती है, ठीक है। मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के वजह से हम शरीर की इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ये होता है उसका तीसरा एडवांटेज, ठीक है। तो देखो पहले तो क्या होता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी उत्पन्न होता है। दूसरा हो गया न्यूट्रिशन को बढ़ाता है। तीसरा हो गया थेरापेटिक इफेक्ट भी दिखाता है, मतलब वैदिक क्षमत्व को बढ़ाता है, अलग अलग पैथोजेंस के साथ फाइट करता है, ठीक है। तो ये भी एक उसका अच्छा इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। चौथा बेनिफिट क्या बताया है, the resistance genes to pesticides and herbicides, so more environment friendly as GM food require less pesticide and herbicides। तो ये जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इसमें क्या होता है, इनबिल्ट ही पेस्टिसाइड एंड हार्बिसाइड्स के जीन्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये इनबिल्ट ही इन सारी चीजों के लिए रेजिस्टेंट होता है ना, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। तो कुछ जो ऐसे पेस्ट होते हैं जो उस फूड को हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे जो अदर हर्ब होते हैं जो इस फूड के बगल में अगर उगते हैं तो इस फूड को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की टेक्निक है उसमें उन पेस्टिसाइड्स या फिर उन मतलब इस वो पेस्ट के लिए या फिर उस हर्ब के लिए जो हानिकारक हो, है ना, जो उनको मार सके, ऐसी ताकत हम इस फूड में डाल सकते हैं, ठीक है। ताकत डालते हैं मतलब क्या, जीन्स में ही मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो वो तो समझने के लिए ताकत डालते हैं, सामने कहा है, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के द्वारा क्या होता है, इनबिल्ट ही उनको ये फीचर मिल जाता है ना।
जैसे अभी मोबाइल में इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, इनबिल्ट एप्स होते हैं, तो उसी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में इनबिल्ट रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा उनको पेस्टिसाइड स्प्रे करने की, हर्बिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अगर उस प्लांट पे वो चीजें नहीं छिड़की गई है तो कंज्यूमर को एक्सपोजर नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें तो इनबिल्ट ही वो क्वालिटी है। अगर कोई पेस्ट आ जाए सामने या फिर हर्ब ऐसा कुछ आ जाए जो इसको हार्म पहुंचाने वाला है, तो ये खुद ही उससे लड़ सकता है ना। इट इज रेजिस्टेंट टू दोस पेस्ट एंड हर्ब्स, ठीक है। समझ में आ गया? तो मतलब क्या है कि ये एक तो ये शरीर के अंदर जाकर उस कंज्यूमर की इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ खुद की मतलब जीएम फूड की भी इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहती है ना। इम्यूनिटी बढ़ी रहती है इन द सेंस कि इट इज रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड हर्ब्स, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो एडवांटेज बताया है इसका वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैव इनबिल्ट रेजिस्टेंट टू पेस्ट, वीड्स एंड डिसीजेस। तो वही मतलब इसी में यही पॉइंट आता है कि जो अलग अलग पेस्ट होते हैं, है ना, समझो कि अब ये आपका फूड है, मेन फूड है ना, तो इसके बाजू में ऐसे कोई घास पत्ते या फिर कोई कीड़े मकोड़े होते हैं जो इस फूड के ऊपर लगकर इसको खराब कर सकते हैं। तो ये अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो इसमें खुद में ही ताकत होती है कि ये इसके साथ लड़ सके और जीत सके, ठीक है। इसको मार देगा और खुद जीत जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है? तो इसकी वजह से अलग से हमें पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर जब इसको सेवन करता है तो उसका एक्सपोजर भी नहीं होता है, क्योंकि हमने छिड़का ही नहीं है ना। उसके अलावा एनवायरमेंट में मतलब सॉइल पोल्यूशन वगैरह वो सारी भी चीजें जो है वो नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के अलग अलग मेरिट्स या फिर अलग अलग बेनिफिट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो नाउ डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। नाउ जेनेटिक वेरिएशन ऑफ food may arrive new allergens in the food, for example methionine rich soybean production। तो देखो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जा रहा है ना, तो जेनेटिक वेरिएशंस हम स्वयं उसमें ला रहे हैं, तो इस वजह से नए नए एलर्जेंस जो है वो उस फूड में उत्पन्न हो सकते हैं, नई नई एलर्जिक डिसीजेस हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। मतलब क्या है कि इस वजह से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने की वजह से अलग प्रकार के जो अब तक उस फूड में नहीं थे ऐसे एलर्जेंस, नए नए एलर्जेंस पैदा होते हैं। एलर्जेंस मतलब क्या होता है, तो जिस वजह से एलर्जी होती है, जैसे पोलन ग्रेन्स है ना, तो पोलन ग्रेन की एलर्जी हुई तो पोलन ग्रेन क्या हुआ, एलर्जन। या फिर जैसे किसी को धूल की एलर्जी रहती है तो धूल क्या हुआ, एलर्जन, है ना। सेंट खुशबू की एलर्जी रहती है, परफ्यूम की एलर्जी रहती है, तो वो जो परफ्यूम या फिर वो जो खुशबू है वो एलर्जन हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से एलर्जी कॉज होती है उसको एलर्जन कहा जाता है, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में इसमें वेरिएशंस लाने की वजह से एलर्जी भी हमें नई नई प्रकार की देखने को मिल सकती है, ठीक है। जिसका उन्होंने एग्जाम्पल बताया एक, जैसे कि मिथियोनाइन रिच सोयाबीन प्रोडक्शन, ठीक है। तो मिथियोनाइन रिच सोयाबीन मतलब इस सोयाबीन को जब बनाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करके तो उसमें मिथियोनाइन ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये एक नई एलर्जी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या बताया है इसका डिसएडवांटेज, तो ड्यू टू ग्रोइंग ऑफ सेम स्टैंडर्डाइज्ड क्रॉप्स डाइवर्सिटी ऑफ फूड विल कम टू एन एंड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक ही तरह का क्रॉप हम डेवलप कर रहे हैं ना, स्टैंडर्डाइज मतलब इतना इतना भी कोई एक बॉक्स में बैठने वाला है ना, इसको अभी हमने स्टैंडर्डाइज किया है, इसकी हाइट इतनी होगी, इसका वेट इतना होगा, इसके फल इतने लगेंगे, इसका ये इतना, है ना। उसको हमने क्या किया है, एकदम स्टैंडर्डाइज करके दिया है, ठीक है, एक बॉक्स में फिट होने जितना। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि यही 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 प्लांट ग्रो होगा, उसमें कोई अलग वैरायटी ही देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उस वजह से बायोडाइवर्सिटी ऑफ फूड जो है वो इट विल बी इन थ्रेट, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा डिसएडवांटेज, दैट इज diversity of food will come to an end due to growth of same standardized crop, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चीज क्या बोली है, तो इट मे लीड टू पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स इन वाइल्ड लाइफ
फॉर्मेशन ऑफ न्यू पेस्ट्स एंड पैथोजेंस। तो देखो हर मतलब इसकी क्या मतलब ये क्या होता है, स्वभाव होता है किसी भी पेस्ट का, है ना, पैथोजेंस का, कि अगर वो किसी चीज को रेजिस्ट है, अगर कोई चीज मतलब ये पहले उनका आहार था, ठीक है, अभी ये कोई कीड़ा है, कोई पेस्ट है जो इसका आहार था, अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसके अपोजिट इसमें एक गुण डाल दिए, है ना, इसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, लेकिन ये पेस्ट क्या करेगा, ये भी खुद को इवोल्यूशन करेगा ना, ये भी खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, खुद को सरवाइव करने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि जो अडेप्ट कर सकता है, उस सिचुएशन में रह सकता है, वही सरवाइव कर सकता है, तो ये पेस्ट भी सरवाइव करने की कोशिश करेगा, है ना, जिस वजह से इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू पेस्ट एंड पैथोजेंस, ठीक है। और क्या होता है फिर, बार बार एक ही चीज का ये करने से भी उस पेस्ट में भी जो है वो इस तरह के जीन्स डेवलप हो जाएंगे अपने आप ही। मतलब क्या है, देखो इसको एक और तरह से समझते हैं कि ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और ये है उसका पेस्ट, मतलब ये जो है वो जेनेटिकली, ये समझो P1 है, ठीक है, इसका मतलब पेस्ट 1 है। अब इसमें हमने क्या किया, P1 के खिलाफ इसके रेजिस्टेंस हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है, मतलब अगर P1 इसके ऊपर अटैक करता है तो ये क्रॉप जो है उसको सरवाइव कर पाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे हमेशा हमेशा अटैक करके देखेगा, फिर इसको समझ में आएगा कि मेरा अटैक तो कुछ काम कर नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने अलग से तैयारी करेगा युद्ध के लिए, है ना, और क्या होगा, इट विल लीड टू पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह से फिर नए म्यूटेशंस, नए नए जो है वो इवोल्यूशन होगा उसमें, ठीक है, इवोल्यूशन हो के नए पेस्ट ऐसे बनेंगे जो उस जीन को रेजिस्टेंट हो, है ना, तो इस तरह से क्या होगा कि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उस पेस्ट में, इट विल लीड टू पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स एंड इट विल आल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू पेस्ट एंड पैथोजेंस। तो नए अलग तरह से, अगर इनसे काम नहीं हो रहा है तो वो खुद को इवॉल्व करेंगे और अलग उनका एक अलग से स्वरूप लाएंगे जो उस क्रॉप को जो है वो अटैक कर सके, या फिर है ना इस तरह के नए पैथोजेंस लेकर आएंगे वो अपने इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है वो डिमेरिट्स बताए गए हैं, पहला है कि नई एलर्जी बन सकती है, दूसरा है नए पेस्ट बन सकते हैं, नए पैथोजेंस आ सकते हैं, और तीसरा है कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ फूड विल कम टू एन एंड, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी फूड्स। नाउ व्हाट आर द इन्फ्लामेटरी फूड्स, the food that causes inflammation or triggers inflammation in the body is called inflammatory food. For example, red meat, that is steak, processed milk, sausage, bacon, commercial baked food like cookies, cake pie, cakes, pies, etc. तो अब देखो इन्फ्लामेटरी फूड क्या होता है, इन्फ्लामेटरी फूड वो होता है जिनका सेवन करने की वजह से शरीर में या तो इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, या फिर मतलब ट्रिगर करेगा, या फिर इट विल कॉज इन्फ्लामेशन, ठीक है, अगर पहले से इन्फ्लामेशन है तो उसको बढ़ाएगा, है ना, इट विल ट्रिगर, और इट विल कॉज इन्फ्लामेशन, जैसे अभिसंधि द्रव्य होते हैं या फिर शोथकारक आहार होता है ना, जैसे कि दही भी है ना, शोथ अभिसंधि होता है, शोथ को बढ़ाता है, ठीक है, तो ऐसे फूड को क्या कहा जाता है, इन्फ्लामेटरी फूड कहा जाता है। तो जिस फूड का सेवन करने की वजह से शरीर में इन्फ्लामेशन होता है, अगर शादी एकदम बहुत ही आसानी से समझे तो जो इन्फ्लामेशन करते हैं शरीर में, जो भी आहार शरीर में जाने के बाद इन्फ्लामेशन करता है या फिर उसको ट्रिगर करता है, उसको इन्फ्लामेटरी फूड कहा जाता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया गया है रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, बेक्ड फूड, है ना, तो ये सारी चीजें क्या करती है, शरीर में जाने के बाद इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है, तो इन सारी चीजों को इन्फ्लामेटरी फूड कहा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लामेटरी फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, उसी का मतलब है कि रेड मीट का सेवन करने की वजह से, प्रोसेस्ड मीट का सेवन करने की वजह से, और कमर्शियल बेक्ड फूड का सेवन करने की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है शरीर में, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई इन्फ्लामेटरी डिसीज है तो इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है डायटरी इन्फ्लामेटरी इंडेक्स, ठीक है, तो डायटरी इन्फ्लामेटरी इंडेक्स क्या होता है, उसको DII कहा गया है, ठीक है,
तो it is a numerical score that assess diet for its effect on biomarkers that are linked to inflammation. तो ये क्या है, डाइटरी इंडेक्स है ना, इंडेक्स है मतलब कोई न्यूमेरिकल स्कोर होगा, तो ये क्या करेगा, इट असेस डाइट फॉर इट्स इफेक्ट ऑन बायोमार्कर्स दैट आर लिंक्ड टू इन्फ्लामेशन। तो जो शरीर में बायोमार्कर होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, उस पे आहार का कितना प्रभाव होता है उसको न्यूमेरिकल स्कोर में दिया गया है। मतलब क्या है कि समझो अभी कोई डाइट है, जैसे रेड मीट है, प्रोसेस्ड मीट है और बेक्ड फूड है ना। बेक्ड मतलब क्या है, ये कमर्शियली बेक्ड, ठीक है। घर पे अगर कोई मतलब अच्छे इसमें ऑयल में वगैरह मतलब अच्छे इस प्रोसेस से अगर बेक किया गया है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कमर्शियल बेक्ड फूड की वजह से हो सकता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो मतलब ये क्या करेगा कि रेड मीट की वजह से कितने बायोमार्कर्स बढ़ते हैं, समझो एक्स बायोमार्कर्स बढ़े रेड मीट, फिर पी मतलब प्रोसेस्ड मीट की वजह से वाई, फिर बेक्ड फूड की वजह से जेड। तो ये जो है ना एक्स वाई जेड, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको कहा जाता है डाइटरी इन्फ्लामेटरी इंडेक्स, ठीक है। तो ये डाइटरी इन्फ्लामेटरी इंडेक्स क्या होता है, इट इज अ न्यूमेरिकल स्कोर। तो इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो ये स्कोर होता है जो ये देखता है which assesses the diet for its effect on biomarkers। तो इन्फ्लामेशन को जो लोग जुड़े हुए हैं, जो बायोमार्कर्स इन्फ्लामेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको असेस करता है। मतलब क्या करेगा कि कौन से आहार के सेवन की वजह से कितनी मात्रा में इन्फ्लामेशन बढ़ती है, ये हमें किससे पता चलेगा, उस आहार के डाइटरी इन्फ्लामेटरी इंडेक्स के द्वारा पता चलेगा, ठीक है। समझ में आएगा, आ गया। तो डाइटरी इन्फ्लामेटरी इंडेक्स क्या होता है, वो ये बताता है कि जो आहार है वो इन्फ्लामेशन को कितनी हद तक बढ़ा सकता है या फिर ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या बताया है, DII दैट इज डाइटरी इन्फ्लामेटरी इंडेक्स is linked to chronic disease, arthritis, some cancers, cardiovascular disease, inflammatory bowel disorders। तो इस तरह से शरीर में जो अनेक अनेक इन्फ्लामेटरी डिसीज होते हैं उनको ट्रिगर करना या फिर उनको कॉज करना, ये काम किसका होता है, इन्फ्लामेटरी फूड का होता है। तो इसीलिए अलग अलग फूड के अलग अलग इन्फ्लामेटरी इंडेक्स होता है, जिसको इन्फ्लामेटरी डाइटरी इंडेक्स कहा गया है, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वो जो एक फूड है जैसे रेड मीट है, तो वो कितनी मात्रा में इन्फ्लामेशन करा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर हमें क्या पता चलेगा कि ऐसे जो इन्फ्लामेटरी फूड्स है इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टेंट फूड, ठीक है। इन्फ्लामेटरी फूड समझ में आ गया, जो शोथ को उत्पन्न करते हैं वो होते हैं इन्फ्लामेटरी फूड। अब नेक्स्ट है इंस्टेंट फूड। तो इंस्टेंट फूड में क्या बताया है, instant foods are the convenient foods that require minimal preparation like adding water or milk। तो instant नाम से ही समझ में आता है कि झट से बनना चाहिए, है ना, which is instant in nature। तो instant है मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ बाहर से पैकेट लाना है, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी या फिर गर्म दूध ऐड करना है एंड डिश आपकी रेडी हो गई, ठीक है। जैसे 2 मिनट के नूडल्स होते हैं, मतलब उसको लाया पकाया खा लिया, ठीक है। मतलब उसमें सिर्फ पानी ऐड करना है या फिर मिल्क ऐड करना है, ज्यादा कोई चीजें भी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो ये एक तरह का कन्वेंशनल फूड है ना, प्रोसेस्ड फूड है। तो इंस्टेंट फूड्स आर द कन्वीनियंट फूड्स दैट रिक्वायर मिनिमल प्रिपरेशन। हमें इसमें प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, जिसको खाना बनाना नहीं भी आता है वो भी इंस्टेंट फूड के द्वारा खाना बनाना सीख जाएगा या फिर खाना बना लेता है, ठीक है। तो इंस्टेंट फूड्स आर ऑफन फ्रीज ड्राइड, डिहाइड्रेटेड और कंडेंस्ड। तो देखो ये कैसे होते हैं, इनको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है ना, पहले से ही उसको बना के प्रिजर्व करके रखते हैं, और जब खाना होता है उसमें बस पानी डाल के मिला के खा लिया, ठीक है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए फिर इसको फ्रीज ड्राई किया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है या फिर कंडेंस किया जाता है। जैसे कि कंडेंस्ड मिल्क होता है ना, तो दूध में चीनी मिला के उसको कंडेंस करके रखते हैं, तो वो हो गया कंडेंस्ड मिल्क। फिर डिहाइड्रेटेड, जैसे कि हमें कोई भी मसाले वगैरह होते हैं ना, मतलब अभी जैसे कैरेट बीन्स वगैरह इन सारे सब्जियों को क्या किया जाता है, जैसे अभी नूडल्स का मसाला मिलता है तो उसमें जो
वेजिटेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिहाइड्रेटेड होते हैं ना, उनमें से जितना भी मॉइस्चर, जितनी भी नमी होती है उसको हटा देते हैं, और वो जो सूखा हुआ वेजिटेबल है ना, डिहाइड्रेटेड, वो फिर इंस्टेंट फूड में डाला जाता है, या फिर इसको फ्रीज में भी रख के उसको ड्राई किया जाता है, जैसे फ्रोजन पीज वगैरह, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स बताए हैं इंस्टेंट फूड के, जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सूप, इंस्टेंट पॉरिडेज, इंस्टेंट ओटमील एक्सेट्रा। तो आपने इन सब में से सबने एक ना एक बार कुछ ना कुछ तो सेवन किया ही होता है, तो सबको पता है कि इंस्टेंट फूड क्या होता है ना। तो इंस्टेंट फूड में क्या होता है, कोई भी उसको प्रिपेयर करने की कोई झंझट नहीं होती है ना, इट रिक्वायर्स मिनिमल प्रिपरेशन, पहली चीज, इट इज ऑफन फ्रीज ड्राइड, डिहाइड्रेटेड और कंडेंस्ड, ठीक है। फिर उसके एग्जांपल जैसे कि नूडल्स, सूप, पॉरिडेज, ओटमील, है ना। तो ये सारे उसके एग्जांपल्स हो गए। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंस्टेंट फूड। तो इंस्टेंट फूड का एडवांटेज क्या है, इंस्टेंट फूड से क्या होगा, इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड ग्रोसरी शॉपिंग। तो देखो इंस्टेंट फूड में सब कुछ पहले से ही मिक्सड होता है, तो ग्रोसरी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मसाले, जैसे नूडल्स बनाने के लिए जो मसाला दिया जाता है सेपरेटली, तो उसी में वेजीज भी हमें देखने को मिलती है छोटे छोटे, है ना, और साथ ही साथ मसाला भी होता है, तो अलग से ग्रोसरी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा और दूसरे भी बहुत सारे इंस्टेंट फूड, जैसे इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट उपमा, इंस्टेंट पाव भाजी, इंस्टेंट खिचड़ी, है ना, बहुत बहुत सारी चीजें जो है वो इंस्टेंट आजकल मिलने लगी है, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन, और इसको प्रिपरेशन के लिए भी कोई जरूरत, टाइम की जरूरत नहीं होती है। मतलब पैकेट लाया, पैकेट को खोला, उसमें पानी डाल के उबाला, हो गया, रेडी हो गया, है ना। तो इसलिए पहली एडवांटेज क्या है कि इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड ग्रोसरी शॉपिंग, लेस वेस्टेज ऑफ फूड एंड इजियर टू क्लीन। तो यहाँ पे आपको कुछ वेजिटेबल लाके कट करना, पीलिंग, कटिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वेस्टेज ऑफ फूड भी नहीं होगा, एंड इजियर टू क्लीन, क्योंकि आपने कुछ अलग से किया ही नहीं है, बस उसको जिस एक पात्र में बनाया है वही एक पात्र होता है धोने के लिए, है ना। तो जो वैसे तो जो हॉस्टल पे बैचलर्स होते हैं, जो रहने वाले, है ना, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह, तो वो जिसमें बनाते हैं उसी में उसका सेवन भी कर लेते हैं, तो इजियर टू क्लीन एंड देर इज ओनली 1 or 2 things, crockeries to clean, right। तीसरा क्या बताया है, अवेलेबल एट एनी टाइम ऑफ द डे। तो फिर ये भले ही रात के 2 बजे की भूख हो, या फिर दोपहर के 2 बजे की, है ना, या फिर कभी भी, मतलब इट इज अवेलेबल एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड एनी टाइम ऑफ द नाइट। तो ये एक हो गया इसका इंस्टेंट फूड का फायदा, है ना, समझ में आ गया। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंस्टेंट फूड, कि उसको लेस टाइम, मतलब जिनके पास टाइम नहीं होता है ना, या फिर जिनके पास सारी साधन सामग्री उपलब्ध नहीं है, जैसे कि कोई अभी होटल पे रहता है ना, पेइंग गेस्ट वगैरह, होटल पे यानी कि हॉस्टल पे, ठीक है, हॉस्टल पे रहता है, या फिर बैचलरेट है, या फिर उसको आता ही नहीं है, तो उन सारे उस टाइम में क्या होता है, इंस्टेंट फूड एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि उसको ना ही टाइम लगता है, ना ही ग्रोसरी शॉपिंग, एंड also it is available at any time of the day, ठीक है। तो ये हो गए इसके एडवांटेज। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ इंस्टेंट फूड, पहला है पुअर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। देखो इंस्टेंट फूड बनाते कैसे हैं, फ्रीज ड्राई करके, या फिर डिहाइड्रेट करके, या फिर कंडेंस करके, है ना। तो इनमें क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देना, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर देना, तो एक जो ये होते हैं हीट सेंसिटिव जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, या फिर बहुत ही कम टेम्परेचर में रखना, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे अलग अलग प्रोसेसिंग की वजह से उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है। मतलब क्या है, इंस्टेंट फूड की वजह से पेट तो भरता है, भूख तो मिटती है, लेकिन न्यूट्रिशन की भूख नहीं मिट पाती है, ठीक है। तो इंस्टेंट फूड, कभी भी हम इंस्टेंट फूड को एज अ न्यूट्रिएंट रिच फूड का एक ऑप्शनल बोल के कभी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए उसकी प्रोसेसिंग के दौरान ही सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बताया है, दूसरा डिसएडवांटेज, इट कंटेन्स प्रिजर्वेटिव्स, हाई सोडियम कंटेंट एंड अनहेल्दी फैट्स। तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको किसी भी समय चाहिए, है ना,
तो इंस्टेंट फूड को प्रिजर्व करके रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, और एक प्रिजर्वेटिव तो सोडियम क्लोराइड ही होता है, तो सोडियम क्लोराइड भी हाई होता है और केवल सोडियम का कंटेंट भी उसमें हाई होता है, ठीक है। और अनहेल्दी फैट्स होते हैं इंस्टेंट फूड में, ठीक है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या बताया है, तो it causes health issues like obesity, cardiovascular disease, high blood pressure। तो ये सारी चीजें कैसी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की चीजें हैं, है ना। तो किसी व्यक्ति के लाइफस्टाइल में अगर इंस्टेंट फूड ज्यादा होता है, जंक फूड ज्यादा है ना, फास्ट फूड, इंस्टेंट फूड, जंक फूड, तो क्या होगा, उसके उस लाइफस्टाइल की वजह से ये सारे डिसीजेस देखने को मिलते हैं, जैसे ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर, है ना। तो समझ में आ गया, इस तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कॉज करने के लिए इंस्टेंट फूड भी एक रीजन होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इंस्टेंट फूड इस तरह से फायदा आपको भले ही पेट भरने का, टेस्ट के लिए अच्छा होता है, टाइम कम लगता है, वो सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस से भी ज्यादा डेंजरस है ना। न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं मिल रही है, उल्टा हाई सोडियम जा रहा है, अनहेल्दी फैट्स जा रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं, है ना। और देखो ये जो इंस्टेंट फूड है ना, वो अडल्ट, केवल अडल्ट नहीं तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब चाइल्डहुड से ही अभी चाइल्डहुड ओबेसिटी हमें देखने को मिलती है ना। तो ये एक रीजन होता है इंस्टेंट फूड या फिर फास्ट फूड इस तरह के, ठीक है। तो इसीलिए इंस्टेंट फूड जो है वो उसके फायदे से ज्यादा उसका नुकसान है ना। फायदा जो है मतलब अभी इट टेक्स लेस टाइम, है ना, तो भले ही आपको थोड़ी देर लग जाए, लेकिन एटलीस्ट उसका कुछ तो ये तो होना चाहिए ना, कुछ तो उसका सार्थक तो होना चाहिए सेवन करके। तो इंस्टेंट फूड क्या होता है, इट हैज डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एडवांटेजेस, बट डिसएडवांटेजेस आर मोर सिवियर देन इफेक्ट ऑफ एडवांटेजेस, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसलिए अपने अपने को मतलब स्वयं विचार कर पूर्वक ही जो है वो इंस्टेंट फूड का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ स्लो फूड। नाउ इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट ट्रेडिशनल कुकिंग एंड लोकल फूड, फाउंडेड बाय कार्लो पेट्रिनी इन इटली इन 1968, which started slow food movement। तो स्लो फूड ऐसे किसी एक डाइटरी पैटर्न को नहीं कहा जा सकता है। एक ना 1986 में स्लो फूड मूवमेंट शुरू हुआ था, कहाँ पे, तो इटली में कार्लो पेट्रिनी ने, ठीक है। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी स्लो फूड की, जो कि ट्रेडिशनल कुकिंग एंड लोकल फूड को प्रमोट करता है, तो उनका ज्यादा सेवन करना चाहिए, ऐसा वो उनका मोटिव था, ठीक है। तो स्लो फूड क्या है, इट इज अ मूवमेंट लॉन्च्ड बाय एंड इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन which was found by Carlo Petrini, which promotes traditional cooking and local food। तो स्लो फूड में क्या होता है, ट्रेडिशनली कुकड ऑथेंटिक फूड जो होता है वो सारी चीजें स्लो फूड में आती है, ठीक है। नाउ स्लो फूड इज प्रमोटेड एज एन अल्टरनेटिव टू फास्ट फूड। तो फास्ट फूड का अल्टरनेटिव कहकर स्लो फूड को प्रमोट किया जाता है। स्लो फूड एम्स टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल एंड रीजनल cuisines and cooking and to encourage फार्मिंग ऑफ प्लांट, सीड्स एंड लाइवस्टॉक। तो स्लो फूड का एम क्या है, स्लो फूड किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये इट प्रिजर्व्स ट्रेडिशनल एंड रीजनल क्यूजिन्स एंड कुकिंग प्रोसीजर्स। तो जो ट्रेडिशनल मतलब पहले जो प्रोसीजर यूज किए जाते थे, है ना, फिर रीजनल क्यूजिन्स जो होते थे उनको उसी तरह से प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। मतलब देखो अब अभी मतलब जो हम बचपन में खाते थे वो अभी ज्यादा मतलब समझो जो 90s के हैं उनके कुकिंग, उनका जो क्यूजिन कहो या फिर कुकिंग प्रोसीजर कहो या फिर पूरा तरह से मतलब हर तरह का फूड इज डिफरेंट फ्रॉम अभी जो 10 साल मतलब 18 साल 10 साल से 15 साल के जो है ना उनके और इनके में ना। 90s मतलब क्या है, ये मैं ईयर 90s बता रही हूँ। तो जैसे कि अब ये 30 या फिर 30 प्लस है ना, तो 30 या फिर 20 प्लस भी अगर पकड़े तो 30 प्लस के लोगों का फूड हैबिट और अभी 10 प्लस के लोगों का फूड हैबिट, इसमें हमें बहुत बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस जिस तरह से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो उतना ही क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल
क्यूजिन्स है, जो ट्रेडिशनल फूड है, उनको धीरे धीरे भुलाया जा रहा है और नए नए इंस्टेंट फूड्स है ना, वही फास्ट फूड, उनको ज्यादा अपनाया जा रहा है। तो स्लो फूड क्या काम करता है, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, जो रीजनल फूड है, उसको प्रिजर्व करके रखना और उसकी कुकिंग को एनकरेज करना। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होगा, इट विल आल्सो एनकरेज फार्मिंग ऑफ प्लांट, सीड्स एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, now slow food enhances the local small business and sustainable food। तो स्लो फूड मूवमेंट या फिर स्लो फूड ऑर्गेनाइजेशन और क्या करता है, इट आल्सो एनहांसेस लोकल स्मॉल बिजनेसेस। एक और चीज देखो, ये क्या करता है, लोकल फूड को प्रमोट करता है। मतलब क्या है कि समझो अभी मैं जिस एरिया में रहती हूँ, तो यहाँ पे अगर कीवी नहीं मिलती है, तो कीवी अगर लोकल फूड है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे जो फूड प्राप्त होते हैं उनका सेवन ज्यादा करना है ना। कीवी एक मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि फॉरेन फूड्स है ना, तो फॉरेन फूड्स को सेवन करना आजकल एक अलग स्टैंडर्ड हो गया है ना। हम क्या सोचते हैं कि इसमें इतना न्यूट्रिशियस वैल्यू है, लेकिन अगर वो हमारे देश का यानी कि हमारे स्थान का, ठीक है, नॉट एज इंडिया एंड ऑल दोस देश, तो हमारे स्थान का ही नहीं है ना। तो जो देश में, जिस देश में जो आहार उगता है उसी का सेवन करना चाहिए, है ना। इट इज मोस्ट हेल्दी फूड फॉर दैट पीपल। तो जहाँ पे जिस जिस एरिया में जो आहार मिलता है उसी आहार का सेवन करना चाहिए, है ना, ना कि कोई फॉरेन फूड का। ठीक है, तो ये जो स्लो फूड है वो क्या करता है, ट्रेडिशनल कुकिंग को एनकरेज करता है और प्रमोट करता है, साथ साथ लोकल फूड को प्रमोट करता है। रीजनल क्यूजिन जो होती है, मतलब उस देश में, उस स्थान पे जो भी चीज पाई जाती है ना, वहाँ की ट्रेडिशनल क्यूजिन, तो उसको प्रिजर्व करना, ये है स्लो फूड का एम। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफ स्लो फूड, फूड सिस्टम शुड प्रोड्यूस गुड, क्लीन एंड फेयर फूड फॉर एवरीवन। तो ये स्लो फूड क्या कहता है कि फूड सिस्टम जो है वो हमें किस तरह का आहार प्रोवाइड करने चाहिए, इट शुड बी गुड, क्लीन एंड फेयर। गुड मतलब क्या है, गुड क्वालिटी, गुड न्यूट्रिएंट रिच फूड, है ना, विथ ऑल द फुल ऑफ फ्लेवर्स। ठीक है, फिर क्लीन में आता है क्लीन एंड सेफ फूड प्रोडक्शन, मतलब नो अडल्ट्रेशन, नो कंटेमिनेशन, राइट, एंड देयर शुड बी नो और मिनिमल हार्म टू द एनवायरमेंट, और साथ ही साथ मनुष्य के, मतलब कंज्यूमर के साथ साथ एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा प्रिंसिपल आता है फेयर, है ना। तो फूड शुड बी इन द रीच ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल एज सोर्स ऑफ गुड इनकम फॉर प्रोड्यूसर्स। तो फेयर होना चाहिए, मतलब इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर उसको अफोर्ड ना कर सके, और इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए कि प्रोड्यूसर ही घाटे में पड़ जाए। ठीक है, तो मतलब देखो, अगर कोई कहता है कि महंगाई बढ़ती है ना, तो महंगाई कंज्यूमर के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन प्रोड्यूसर को इसका फायदा होता है, राइट। और अगर प्रोड्यूसर को घाटा होता है तो कंज्यूमर को फायदा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि एक फेयर बैलेंस बना के रखना चाहिए कि कंज्यूमर के रीच में भी है और प्रोड्यूसर को भी फायदा होता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, सभी लोग खुश रहेंगे, सभी लोग अच्छा फूड जो है वो कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, कि अब देखो इन्फ्लुएंस ऑफ, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है influence of slow food movement। Slow food movement create awareness and helps in reducing the environmental and social impact of food production। तो स्लो फूड से की वजह से क्या हो गया कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है ना, कि हमारा जो लोकल फूड है, ट्रेडिशनल फूड है, वो कितना हेल्दी होता है, वो कितना अच्छा होता है ना। इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स आल्सो, and it also helps in reducing the environmental and social impact of food production। तो जो environment में प्रभाव पड़ता है, इकोसिस्टम में imbalance आता है, सॉइल की हेल्थ बिगड़ती है, बायोडाइवर्सिटी पे अफेक्ट होता है, तो ये क्या हो गया, environmental and social impact of food production, है ना। तो इसको भी कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या होता है, स्लो फूड मूवमेंट की वजह से सीजनल न्यूट्रिएंट रिच फूड इज प्रमोटेड। तो सीजनल फूड, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के दिनों में आने वाले जो भी फूड है, जैसे आम है, ताड़गोला वगैरह है, कोकम वगैरह भी महाराष्ट्र में वगैरह है ना, कोकम पिया जाता है। तो इस तरह से मतलब जो भी सीजनल और जो भी न्यूट्रिएंट रिच फूड है, तो वो चीज हमें सेवन करनी चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से और क्या होगा, तीसरी चीज होती है प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ फूड। ठीक है, स्लो फूड आल्सो प्रोटेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ फूड, मतलब अलग अलग वैरायटी जो होती है उनको प्रिजर्व भी किया जा सकता है और उनका
जो है वो आनंद भी लिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ फास्ट फूड। तो ये हो गया स्लो फूड। अब नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ फास्ट फूड। तो फास्ट फूड में क्या होता है? फास्ट फूड, food is a mass produced food, that is fast food is the mass produced food with commercial strategy. It promotes fast speed of service. तो फास्ट फूड में क्या होता है कि एक बड़े लेवल पे इसको कमर्शियली, मतलब कमर्शियली फायदा बनाने के लिए, है ना, इनपुट को या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए जो है वो मास लेवल पे फूड को प्रोड्यूस करना और उसकी फास्ट डिलीवरी करना, है ना, उसकी फास्ट सर्विस देना, ये होता है फास्ट फूड में। ठीक है, तो फास्ट फूड में क्या होता है? पहली चीज है कि मास प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर कमर्शियल स्ट्रेटेजीज, विद कमर्शियल स्ट्रेटेजी, एंड इट आल्सो प्रमोट्स द फास्ट स्पीड ऑफ सर्विस। ठीक है, फास्ट फूड इज द फूड दैट इज सोल्ड इन द रेस्टोरेंट और स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ frozen food, preheated or pre-cooked food and served in the packings for takeaway. तो फास्ट फूड क्या होता है? कोई भी ऐसा फूड जो रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है और उसको स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर कैसे करेंगे? फिर फ्रीज करके, है ना, अभी स्टोर करना है मतलब प्रिजर्व करना पड़ेगा, है ना, तो फ्रोजन फूड के फॉर्म में या फिर प्री हीटेड, प्री कुकड, जैसे नूडल्स होते हैं ना, तो वो प्री कुकड होते हैं, उनको थोड़ा सा कुक करके फिर उसको, मतलब हाफ कुकड होते हैं। ठीक है, फिर कुछ जैसे फ्रोजन फूड होता है, जैसे चीज बॉल मिलते हैं आजकल, फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं, है ना, पीस के अलग अलग, मतलब समोसा वगैरह, वो सारी भी चीजें जो है वो आजकल फ्रोजन फूड के फॉर्म में मिलता है, मतलब घर में लाओ और सिर्फ उसको तल कर खा लो। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग फ्रोजन फूड, प्री हीटेड फूड्स भी मिलते हैं और इनको क्या किया जाता है? इट इज पैक्ड, इट इज सर्व्ड इन पैकेजिंग फॉर टेक अवे। तो पैक करके इसको भेज दिया जाता है या फिर उसको ले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है फास्ट फूड। ठीक है, इसके अब एग्जांपल्स बताए हैं। एग्जांपल्स आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, पेस्ट्री। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ ये जो जैसे कि फ्रेंच फ्राइज है ना, तो इसको फ्रोज करके रख देते हैं और जब भी जरूरत होती है तब निकाल के तल के दे देते हैं। तो वो जो पोटैटो होता है वो मतलब जिसका फ्रेंच फ्राइज बनाया होता है, वो कोई इंस्टेंटली नहीं बनाया जाता है, उसको पहले से ही बना के रख दिया जाता है। ठीक है, तो फास्ट फूड में क्या होता है कि कमर्शियल स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाती है, मतलब यहाँ पे मोटिव क्या है? तो प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो उसी तरह से पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स वगैरह लगते हैं, तो उनको पहले से ही प्री कुक या फिर प्री हीट करके रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ फास्ट फूड, इजी एंड क्विकली एक्सेसिबल। तो मतलब क्या है कि बस फोन किया और हमारा जो डिलीवरी है वो पहुंच गया, है ना। इजी एंड क्विकली एक्सेसिबल, मतलब यहाँ ना बनाने की झंझट है, ना उसको धोने की झंझट है, ना पानी मिलाने की, ना दूध मिलाने की, राइट। तो फास्ट फूड जो है वो इंस्टेंट फूड से भी ज्यादा आगे है। ठीक है, तो इजीली एंड क्विकली एक्सेसिबल, नो नीड टू प्रिपेयर सिंस फास्ट फूड आर रेडी टू ईट फूड्स। तो फास्ट फूड क्या होता है? रेडी टू ईट होता है, बस ऑर्डर करो, पिज्जा मंगवाओ, पिज्जा खा लिया, बर्गर ऑर्डर किया, बर्गर खा लिया, है ना। तो फास्ट फूड में क्या होता है? इजी होता है, नो नीड टू प्रिपेयर, अवेलेबल इन डिफरेंट चॉइसेस एंड फ्लेवर्स एंड एट एनी रिक्वायर्ड टाइम। तो जब भी आपको भूख लगे, मतलब भूख लग रही है, ये खाने की इच्छा हो रही है, तो वो मंगा लिया, है ना, या फिर वहां जाके खा कर आ गए। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फास्ट फूड में अलग अलग चॉइसेस भी मिलती है, अलग अलग फ्लेवर्स भी होते हैं और किसी भी टाइम पे मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? नो नीड टू प्रिपेयर, मतलब बनाने की, ग्रोसरी शॉपिंग करो, फिर किचन में जाओ, बनाओ, वो कोई भी झंझट नहीं है, है ना। तो ये क्या है? रेडी टू ईट फूड है विच इज इजी एंड क्विकली एक्सेसिबल, राइट। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस फास्ट फूड के। और साथ साथ क्या है ना, फ्लेवर ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मतलब जिह्वा कहती है कि मुझे ये चाहिए, तभी तो इंसान उसकी तरफ जाता है ना, मन जो है वो कंट्रोल में नहीं रह पाता। तो फास्ट फूड में क्या होता है? इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट चॉइसेस एंड डिफरेंट फ्लेवर्स, राइट। नेक्स्ट इज, तो अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ऑफ फास्ट फूड। तो फास्ट फूड जनरली कंटेन कलरिंग एजेंट्स, एक्स्ट्रा कॉर्न सूप, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, salt in high amount and other disease promoting chemicals। तो देखो कितनी सारी चीजें मिली होती है फास्ट फूड में। जैसे हलवा, अगर आपका मतलब
रेस्टोरेंट से या फिर कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर हलवे का कलर अच्छा नहीं आता है तो कलरिंग एजेंट ऐड कर देंगे, है ना। तो इस तरह से सब्जी, स्वीट डिशेज, किसी भी में भी जो है ना, अलग अलग अट्रैक्टिव दिखने के लिए अलग अलग कलरिंग एजेंट्स ऐड करके उसमें क्या किया जाता है, अलग अलग कलर्स का बनाया जाता है ना, तो अट्रैक्टिव दिखेगा तभी तो सामान बिकेगा, राइट। उसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्न सूप ऐड किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, साल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और इस तरह के बहुत सारे डिसीज प्रमोटिंग केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा कोई पैकेजिंग मटेरियल खरीदते हैं तो इसीलिए वो पढ़ना चाहिए कि उसमें उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पढ़ने चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी है ना, ताकि समझ में आए कि उसमें क्या क्या एडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया, ये हो गया, मतलब क्या है कि डायरेक्ट डायरेक्ट फास्ट फूड जो है वो इट कंटेन्स डिसीज प्रमोटिंग केमिकल्स विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, ठीक है। मतलब क्या है, अगर ज्यादा प्रमाण में पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, है ना, ऐसी चीजें अगर ज्यादा प्रमाण में, सैंडविच, पेस्ट्री, केक्स, पाइज वगैरह, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो इनकी वजह से क्या होगा, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या बताया है, फास्ट फूड कंटेन हाई कैलोरी, हाई फ्लेवर एंड लो न्यूट्रिशन। तो भले ही इसमें हाई फ्लेवर हो और अच्छी कैलोरी भी मिले, लेकिन न्यूट्रिशन कैसा है, लो है, राइट। तो मतलब ना ही कोई मिनरल्स है, ना ही कोई विटामिन है। तो क्या होगा, ऐसे फूड की वजह से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर व्याधि है, जैसे ओबेसिटी है ना, तो वो बढ़ने लगेगी। मतलब क्या है कि केवल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हाई कैलोरी है, मतलब अनहेल्दी फैट है, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी कैलोरी है, तो उसको एक तो क्या होता है कि फिर कोई फिजिकल वर्क भी नहीं करता है ना ज्यादा, तो और उल्टा फास्ट फूड का ज्यादा सेवन, तो हाई कैलोरी, हाई फ्लेवर और लो न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ फैट्स बढ़ेगा, ओबेसिटी होगी, हाइपरटेंशन होगा, बिकॉज देर आर साल्ट इन मोर अमाउंट, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, और ये सारी चीजें ना जनरली बच्चों में ज्यादा मतलब इसको अट्रैक्ट करती है बच्चों को, है ना। तो इसीलिए चाइल्डहुड ओबेसिटी या फिर चाइल्डहुड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है वो हमें अभी जो है वो ज्यादा प्रमाण में देखने को मिल रहे हैं ना, तो वो एक सीरियस कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया है कि next disadvantage, these calories are rapidly absorbed in the bloodstream which requires रैपिड इंक्रीज इन इंसुलिन, है ना। तो ये कैलोरी मतलब सिर्फ कैलोरी रिच फूड है, न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं है, तो कैलोरी को एब्जॉर्ब करने के लिए फिर इंसुलिन बढ़ेगा, है ना, तो वो सारी चीजें होंगी। फिर आता है फास्ट फूड कार्बोहाइड्रेट्स आर हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ने की वजह से डायबिटीज, फिर प्री डायबिटीज की कंडीशन या फिर डायबिटीज की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। और फास्ट फूड की वजह से क्या होता है, रीहीटिंग, देखो अभी फास्ट फूड है और वो कमर्शियली स्ट्रेटेजी के होते हैं, है ना, तो उनको रेस्टोरेंट्स में वगैरह बनाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि एक बार बहुत मात्रा में तेल को यूज करते हैं ना, तो अभी बार बार उतना तेल फेंक तो नहीं सकते हैं ना, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, उसको रीहीट करेंगे, तो उस वजह से रीहीटिंग की वजह से, डीप फ्राइंग की वजह से, deep frying of these fast food may produce toxic chemicals, carcinogens, free radicals in the food। तो इस तरह से रीहीटिंग या फिर क्या करते हैं कि अभी समझो आज जो है वो अधिक मात्रा में कोई चीज बन गई है ना, पनीर की कोई सब्जी है और वो बहुत अधिक मात्रा में बन गई, तो उसको फेंका नहीं जाता है, उसको उसी तरह से प्रिजर्व करके रखा जाता है और दूसरे दिन फिर उसको रीहीट करके दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, और डीप फ्राइंग भी बहुत सारी चीजों में की जाती है, ठीक है। तो डीप फ्राइंग ऑफ पोटैटोज, है ना, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, तो इस तरह से अलग अलग आजकल तो बहुत सारे वैरायटीज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस टॉक्सिक केमिकल्स, कार्सिनोजेंस, है ना, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी होते हैं इसमें, तो इसीलिए ये क्या होता है, फास्ट फूड हेल्दी होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसको फ्लेवर अच्छा होता है, तो ठीक है। अगर आप मतलब अगर कोई, अभी हर कोई तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, राइट, तो फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ऑकेजनली सेवन करता है तो वो ठीक है, लेकिन ऑकेजनल मतलब हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन या फिर हर घंटे में 2 बार वगैरह ऐसा अगर हो रहा है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हार्मफुल इफेक्ट्स और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज बताई है वो है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज
Fast food causes acne, rise in blood pressure, obesity, acidity and other detrimental effect on health. तो जो आजकल के एडोलेसेंट है ना, तो उनमें देखो एक्ने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, राइज इन ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी भी बहुत देखने को मिलती है, एज वेल एज एसिडिटी भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है आजकल, बच्चों में भी है ना एसिडिटी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, तो दीज आर ड्यू टू फास्ट फूड, है ना, फास्ट फूड मतलब ज्यादा प्रमाण में फास्ट फूड खाने की वजह से, ठीक है। अगर कंट्रोल्ड फास्ट फूड का सेवन करता है, मतलब कोई अगर महीने में एक बार वगैरह है ना इस तरह से, या फिर कोई अगर कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन है, कोई इवेंट है, तो उसकी वजह से अगर कोई फास्ट फूड का सेवन करता है ना, तो वो बात अलग होती है। तो वो ऑकेजनली सेवन करने की वजह से देखो वैसे भी विरुद्ध आहार भी पचाया जा सकता है, यदि वह व्यक्ति बलवान हो, है ना। तो अगर और जो है वो उसका बल भी कम हो, व्याधि का बल कम हो, है ना, और अगर व्यक्ति का बल ज्यादा हो, तो देखो जो भी फास्ट फूड का सेवन करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज करता है या फिर फिजिकल रेगुलर वर्क होता है उसका, राइट, उसके अलावा उसके मतलब फास्ट फूड वो ऑकेजनली सेवन करता है, तो हो सकता है कि ये सारे इफेक्ट उन्हें उनमें देखने को ना मिले। लेकिन जो रेगुलरली यूज करता है, रेगुलरली जो फास्ट फूड का कंजम्पशन करता है, उनमें ये सारे डिट्रीमेंटल इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फास्ट फूड का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आज के लेक्चर में जो है वो हमने अलग अलग डाइटरी पैटर्न्स कवर किए, उसके बाद अलग अलग फूड के जो मतलब कुकिंग या फिर अलग अलग डाइटरी पैटर्न्स ही कह सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हो गया, है ना, स्लो फूड, फास्ट फूड। तो इस तरह से अलग अलग जो फूड के प्रकार है उनको कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिजेनोमिक्स एंड न्यूट्राजेनेटिक्स है ना, तो वो जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।